सभी दोस्तों को नमस्कार, वंदे मातरम। होली के पावन पर्व पर आपके आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का अंतिम परिणाम आपको मिला, इसके लिए आपके परिवार को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये आपकी 4 साल की मेहनत थी और ये आपका हक था, आपको मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ सवाल पूछे थे और सवाल चाहते थे कि इसके जवाब मैं दूं और वीडियो के माध्यम से दूं। तो दोस्तों, पूर्व में मुझे मौका नहीं मिल पाया और जब भी मौका मिला है तो मैंने आप लोगों की वीडियो बनाया। ये वीडियो भी मैं आप लोगों को ही समर्पित करता हूँ। कुछ सवाल थे आपके, जैसे आपके कुछ सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आपने पूछा था कि पुस्तकालय अध्यक्ष हम चयनित हो चुके हैं, आगे का प्रोसेस क्या होगा, इसका वेतन क्या होगा, विद्यालय में कार्य क्षेत्र क्या होता है, क्या काम करने होते हैं, इसके अलावा ज्वाइनिंग में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कैसे होगी, जिला अलॉटमेंट कैसे होगा और हमारा जो उद्देश्य है हम उसको कैसे निभा सकते हैं और हम पुस्तकालय संघ राजस्थान से किस प्रकार जुड़ सकते हैं। ये सभी प्रकार की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। कुछ पॉइंट अगर छूटते हैं तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तमाम प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का है उसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं सदैव समर्पित हूँ और पुस्तकालय संघ राजस्थान सदैव समर्पित आप लोगों के लिए रहेगा। पूर्व में भी रहा है, अब भी रहा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग अब चयनित हो चुके हैं, इसके लिए आपको फिर से स्वागत और फिर से आपको शुभकामनाएं। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे अब क्या है, जो भर्ती एजेंसी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अंतिम परिणाम की सूची बीकानेर निदेशालय को भेजी जाएगी। बीकानेर निदेशालय को भेजने के बाद में वहाँ से आपके आदेश जारी होंगे। उस आदेश में अभी समय लगेगा क्योंकि उसमें कंप्यूटर फीडिंग कार्य होगा। कंप्यूटर फीडिंग में नाम, पता और आपका जो वर्ग है, किस कैटेगरी में आप चयनित हुए हो, आपके रोल नंबर क्या है और आपकी जो रैंक है आपको नहीं बताई है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उनको रैंक बता के भेज भी दिए, तो आपके रैंक भी उसमें जारी होगी। दोस्तों, आपके नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व बीकानेर निर्देशालय द्वारा सबसे पहले आपसे जिला अलॉटमेंट मांगे जाएंगे। मतलब आप जिला चॉइस के लिए आपसे आवेदन मांगे जाएंगे, आपको जिला चॉइस पढ़ना है। जिला चॉइस में सबसे बड़ी बात है, आपको ध्यान रखना है कि जिला चॉइस करते वक्त आपको तमाम जिले चॉइस करते हुए पढ़ना है, क्योंकि 2016 में हमारे साथ एक दिक्कत हुई थी। हमारे से ऑफलाइन फार्म भरवाए थे। हम लोगों ने सोचा था कि 2-4 जिले भर दो, पीछे वाले जिले से हमें कोई लेना देना नहीं था, हमें 2-4 जिले ऊपर वाले भर दिए। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये हुई कि इन्होंने गृह क्षेत्र खोले नहीं थे और हमने नीचे वाले जो जिले थे हमने हमारे देख के नहीं भरे थे। इस वजह से जिन लोगों को राजसमंद चाहिए था उनको मिल गया बाड़मेर, और जिसको बाड़मेर चाहिए था उनको मिल गया राजसमंद। यानी कि जब बाड़मेर की जो चॉइस थी उन्होंने ऊपर डाल दी, राजसमंद नीचे डाल दिया। क्यों? वो सोच रहे थे कि हमारा तो 5 नंबर तक आ जाएगा, तो 5 जिले चॉइस करते वक्त 5 जिले ही ध्यान में रखे, नीचे वाले जिले ध्यान में नहीं रखे। आप लोगों को प्राथमिकता देते वक्त सभी प्रकार के जिले ध्यान रखने हैं। इन जिलों को ध्यान में रखने से पूर्व मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तलाकशुदा, विधवा, विकलांग महिलाएं, इन सबको जिला अलॉटमेंट करते वक्त वरीयता और प्राथमिकता दी जाएगी। तो सबसे पहले इनको इनके कैटेगरी के अनुसार जिला चॉइस करते वक्त इनको प्राथमिकता मिलती है। जब आपके द्वारा ये जिला चॉइस भरी जाएगी, ये जिला चॉइस कई बार तो होती है ऑफलाइन और कई बार होती है ऑनलाइन। हमारे टाइम थी ऑफलाइन, हमें बीकानेर निदेशालय जाकर हमें ये भरना पड़ा था। और उसके बाद में जो लेबर असिस्टेंट के जो हमारे साथ एग्ज़ाम थे, उसके जब जिला चॉइस भराए तो उन्होंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसी समय ये चीज़ें भरवा ली गई थी, तो उनका काम जल्दी हो गया। अब क्या हो गया कि आपके ये जो स्टेप है वो बड़ा नहीं था। अब आपसे आवेदन मांगे जाएंगे जिला चॉइस के। तो जिला चॉइस के आवेदन जो है ये चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं और चाहे तो ऑफलाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करेंगे तो आपको साइट से भरने हैं, अगर ऑफलाइन भरेंगे तो आपको बीकानेर निदेशालय या तो बुलाकर भरवा सकते हैं या दूसरी जगह जो भी उनका इच्छित स्थान होगा वहाँ से भरवा सकते हैं। तो दोनों प्रकार की एक प्रक्रिया है, वो आपको पूर्ण करनी है और आपको पता ही है कि इसमें। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए जिला चॉइस करनी है। इसके बाद में अगली प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में आपको अवगत कर रहा हूँ। जिला चॉइस बढ़ने के बाद में बीकानेर निदेशालय द्वारा एक आदेश पारित होगा, उसे कहते हैं चयन प्रक्रिया। और चयन प्रक्रिया करने के बाद में होता है अंतिम आदेश। अंतिम आदेश होता है जिला अलॉटमेंट। जिला अलॉटमेंट आपको कर दिए जाएंगे आपके रैंक के हिसाब से, और आपको जो वीरता आप मैंने बताई थी, तलाकशुदा, विधवा, जो प्रातिका, इनको ध्यान में रखते हुए आपको जिला चॉइस
आपको जिला अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। जिला अलॉटमेंट करने के बाद में जिस प्रकार आपको जिला जैसे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट करता है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत करता है, क्योंकि बीकानेर निदेशालय के डायरेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाते हैं और नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद में प्रक्रिया जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी जाती है। जो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी है उसकी आगे की प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में फिर से मैं सूचना दे रहा हूँ। आप लोगों को जिला अलॉटमेंट कर दिए जाते हैं। जैसे आपको जिला अलॉटमेंट कर दिया जयपुर अलॉटमेंट करने के बाद में आप लोगों को जयपुर में जिला शिक्षा अधिकारी जो को मुख्य कार्यालय है वहाँ पे पहुँचना है। संबंधित पहुँचने से पूर्व आपको ओरिजिनल प्रतियाँ के साथ 2 प्रति इस प्रकार की होनी चाहिए जो फोटोकॉपी हो। 2 प्रतियों में फोटोकॉपी होनी चाहिए, एक ओरिजिनल होनी चाहिए, 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए और 3 प्रतियां होनी चाहिए हमारे पास। कुल मिला के तीनों प्रतियां लेके जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचना है। तो आप लोगों को मूल प्रति के साथ, मूल प्रति आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आप लोगों को फोटोकॉपी 3 प्रतियों में वहाँ पर लेकर पहुँचना है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जो आपकी नियुक्ति की आगे की प्रोसेस चालू करेगा। अब आप लोग उसके पास पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपसे स्कूल चॉइस भरवाएंगे। स्कूल चॉइस भरवाने से पहले ये भी जो प्रक्रिया होती है कुछ ऑनलाइन होती है और कुछ ऑफलाइन होती है। ऑनलाइन तब होती है जब ज़्यादा संख्या हो और ऑफलाइन तब होती है जब कम संख्या हो। ज़्यादा संख्या होती है तो भी आपकी स्कूल की चॉइस आपके सामने डिस्प्ले कर दी जाती है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने डिस्प्ले कर दी जाती है। आप लोगों को वो स्कूलें देखनी है और एक एक जो वीरता से जो अलॉटमेंट करते हैं उनके वीरता दे दी जाती है। जो लिस्ट हुई थी ना जिनके नाम जिला जिसको मिले हैं जिन लोगों को, उसकी डिस्प्ले बोर्ड पे कर दी जाती है और उसके सामने स्कूलें भी दे दी जाती है। पहला आदमी जो रैंक में है उसको जो जयपुर जिला मिला है वो जाएगा और उससे पूछेंगे भाई तेरे पास 30 लोगों का चयन और 30 स्कूल है, तेरे को कौन सी स्कूल चाहिए पहले। तो वो 30 स्कूलों में जो भी उसकी चॉइस होगी, क्योंकि वो प्रथम आदमी था और रैंक उसकी बढ़िया थी, तो उसको बुला के पूछेंगे कि मेरे को ये चॉइस चाहिए। एक बात ध्यान यहाँ करना, जिस प्रकार जिला अलॉटमेंट करते हुए विकलांग, तलाकशुदा और विधवाओं और जो अन्य कैटेगरी को जो छूट दी गई थी वहाँ यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ पे उनको दे दी गई है। यहाँ पे रैंक के हिसाब से ही चलेगा। अब जैसे महिला की दूसरी रैंक है तो उसको दूसरा नंबर लेगा, पहला नंबर नहीं मिलेगा। पहला नंबर जो जिस लड़के को बुलाया है उस लड़के से चॉइस पूछी जाएगी और वो जो स्कूल है उसके सामने उसमें वो फर्स्ट चॉइस करेगा। फर्स्ट चॉइस करने के बाद के अंदर उसको वो स्कूल उसकी लॉक कर दी जाएगी। लॉक करने के बाद में उसको भेज दिया जाएगा। ऐसे ही दूसरे को बुलाएंगे, तीसरे को बुलाएंगे, जैसे जैसे स्कूलें बसती जाएगी वो स्कूलें बसती जाएगी, उनको बताते जाएंगे कि भाई ये बची हुई है और ये लॉक हो चुकी है। इस प्रकार से जिला चॉइस के बाद में ये स्कूल चॉइस भरवा ली जाती है। अब आप मुझे पूछे जिला शिक्षा अधिकारी के पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं, मूल प्रति लेके जानी है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में आपने लगाए थे उसकी एक वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा जिला शिक्षा कार्यालय में। वो देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। फिर आपका मिलान होगा और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दे दी जाएंगे और उनकी फ़ोटोकॉपी वो खुद रख लेते हैं। इसके बाद में जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वो वेरिफिकेशन करवाता है एक बार और कि ये जो संबंधित डिग्री है वो क्या यूनिवर्सिटी है, सही है, गलत है, ये डिप्लोमा डिग्री सही है। वो अपने जो अधिकारी हैं उन कार्यालय के उनसे वेरीफाई करवाते हैं। वेरिफिकेशन करवाने के बाद में वो आपको घर भेज देते हैं। तो कुछ समय का टाइम वो लेते हैं, क्योंकि जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जाती है। क्योंकि संबंधित जो डायरेक्टर बीकानेर के थे उन्होंने उनको एक आदेश दे दिया कि आप नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकते हो और आप इनको ज्वाइनिंग दे सकते हो। उसके बाद में कुछ दिन बाद में आपके अलॉटमेंट होंगे और आपके ऑनलाइन आपकी स्कूल की ऑनलाइन आपका नाम और आपको कौन सी स्कूल मिली है, आपके रोल नंबर क्या थे, उसकी अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इस प्रकार आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। अब आप समझ के होंगे आपको किस प्रकार स्कूल मिलेगी, किस प्रकार आपको चॉइस बनना है, किस प्रकार जिला अलॉटमेंट होगा, ये सभी प्रकार की और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अब आप मुझे एक चीज़ पूछ रहे थे कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हमें नियुक्ति के वक्त चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाने के समय आपको ओरिजिनल प्रति चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो स्कूल में ही जमा होगा। इसके अलावा आपको आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है सरपंच का होना चाहिए, पार्षद का होना चाहिए। जहाँ सरपंच है सरपंच चलेगा, जहाँ पार्षद है वहाँ पार्षद चलेगा। और इसके अलावा जहाँ गजेटेड ऑफिसर है तो दो चाहिए। कुल मिला के दो चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए, एक पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा स्कूल में ज्वाइन करते वक्त
ये स्कूल के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ये जमा नहीं होते हैं, ये जमा होते हैं आपकी स्कूल में, जहाँ आपको स्कूल दे दी जाएगी। उसके बाद में जब ज्वाइनिंग करने जाओगे ना आप, उस दिन आपको ये चीज़ें दिखानी है। पुलिस वेरिफिकेशन दिखाना है, चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना है। इसके अलावा दहेज आपने नहीं लिया है और नहीं लेना चाहते हैं, ये भी एक प्रमाण पत्र। धूम्रपान निषेध प्रमाण पत्र भी चाहिएगा आपको। 2 संतान आप पैदा नहीं करोगे, आप 2 संतानों तक सीमित हो, इसका भी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो आप लोगों को समझ गए हैं कि इस प्रकार के प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा ओरिजिनल जो प्रतियां हैं वो भी आपको स्कूल में लेके जानी हैं। इसके बाद में ये चीज़ें आपकी स्कूल में जमा हो जाती हैं और ओरिजिनल फिर आपके पास रहेगी। इसकी पूर्ण जो फोटोकॉपियाँ हैं वो सभी वहाँ रहेगी, लेकिन पुलिस का जो प्रमाण पत्र है ओरिजिनल रहेगा, धूम्रपान का ओरिजिनल रहेगा, संतान संबंधी प्रमाण पत्र आपका ओरिजिनल उसी में लगेगा, और ओरिजिनल जो मूल जाति मूल इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र आपका ओरिजिनल लगेगा। बाकी सभी की फोटोकॉपी वहाँ पे लगेगी। इस प्रकार आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो आप यहाँ तक समझ गए किस प्रकार की ज्वाइनिंग। आगे का जो प्रोसेस है मैं बता रहा हूँ कि अब आगे क्या होगा। आगे आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसका वेतन क्या होगा, कि आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हो। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 33 आपका जो बेसिक है 33,800 है, ठीक है, और आपको प्रोविज़न में कितना मिलेगी और आपको स्थायी होने के बाद में कितना वेतन आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आप लोगों के लिए तो बहुत सुखद है कि आपके हाथ में पैसे आएंगे और तब आपको एहसास होगा कि हम नौकरी लग चुके हैं। तो सबसे पहले इसके लिए भी आपको एक प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। तनख्वाह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो बेसिक जो पैसे हैं 2 साल के वो मिलेंगे 23,700। 23,700 पे आपकी नियुक्ति होगी। ये 2 साल तक 23,700 ही मिलेंगे, लेकिन इसमें आपका एनपीएस कटेगा 10%। इस प्रकार आपको जो कटौती होने के बाद में आपको जो हाथ में वेतन आएगा वो आएगा 21,330 रुपये। दोस्तों 21,330 रुपये 23,700 में से आपको कट के मिलेगा। इसके बाद में आपको 2 साल तक यही वेतन मिलेगा। स्थायीकरण होने के बाद में आप स्थायीकरण होंगे। आप 3600 ग्रेड पे में हैं। 3600 ग्रेड पे का जो स्थायीकरण है वो 33,800 पे है। तो 33,800 पे जब आपका होगा स्थायीकरण, तो डीए 17% चल रहा है। इस हिसाब से अभी जो हमारे जैसे हुआ है तो 38,800 पे कुछ ऐसे हमारा जो फिक्सेशन हुआ है, इस प्रकार से 38,800 पे हुआ और 38,800 होने के बाद में और तमाम डीए और ये बनाने के बाद में 43,000 कुछ रुपए हमें मिल रहे हैं और कटौती के बाद में 39,000 आपके हाथ में आएंगे। ये आपकी प्रोसेस है। 33,800 बेसिक है और प्रोविजन में आपको मैंने बता दिया, और आपको स्थायी होने के बाद में 33,800 में प्लस डीए और एचआरए जुड़ के लगभग 40,000 क्रॉस आपकी सैलरी आपको हाथों में मिलेगी। ये वेतन है आप लोगों का। पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो ऐसा कैडर है जो अच्छे वेतन लायक कैडर है। तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को जो वेतन मिलता है वो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड के जो श्रेणी वालों को ये वेतन मिलता है। बहुत भाग्यशाली है आपने पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में आपने ज्वाइन किया है, क्योंकि तमाम जो पुलिस वाले भी इस भर्ती में ग्राम सेवक और पटवार और कई लोग हैं जो इसमें आके ज्वाइन किए हैं क्योंकि आराम की नौकरी है, करना चाहते हैं। अच्छा, अब आप आगे इसका कार्य क्षेत्र, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसका कार्य क्षेत्र कैसा होगा, हमें स्कूल में जाने के बाद क्या करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, विद्यालय की जो स्थिति है अभी बड़ी गंभीर है। विद्यालय की तो सही है, लेकिन पुस्तकालय की जो अभी जो आप लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी है और दयनीय स्थिति है पुस्तकालयों की विद्यालयों में, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कुछ करना चाह रही है, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष की कमी के चलते जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, और जो हमारा ध्येय है पुस्तकालय अध्यक्ष का वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अब किसमें कई चीज़ें होती है कि पुस्तकालय अध्यक्ष तो गवर्नमेंट ने ले लिए, लेकिन प्रिंसिपल सपोर्ट नहीं करते हैं। प्रिंसिपल क्या चाहते हैं, कई प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। कई लोग के जो प्रिंसिपल होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं आए, हमारे तो आ गया मास्टर, अब इसको हमें मनाना है मास्टर। और वो क्या करते हैं, उनको क्लासों में लगा देते हैं। तो कई पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं जो अपने बारे में समझते नहीं हैं, और मेरे हिसाब से कई जो आदेश हैं उनके बारे में भी नहीं समझते हैं, हमारी कार्यप्रणाली के बारे में नहीं समझते हैं। ऐसी कार्यप्रणाली के बारे में नहीं समझते हैं, वो क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं और एक मास्टर बन के रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा सदैव ध्यान रखना है कि मैं एक पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ, और पुस्तकालय आप लोगों को पता है विद्यालय का एक तरीके से हृदय होता है। हृदय है पुस्तकालय है तो ही विद्यालय है, उसी से ही सब कुछ आगे पीछे जो भी हो रहा है, जो भी ज्ञान है वो उसी से मिल रहा है।
आप लोगों को पुस्तकालय पे ध्यान देना है और पुस्तकालय को ही चलाना है, चाहे आपको कैसे भी करके कुछ भी करना पड़े। अभी हाल ही में ऐसे हमारे जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे, उनके सामने बड़ी एक दुविधा आई। उन लोगों ने मुझे कहा कि सर, हमें तो यहाँ आने के बाद में हमें तो क्लास टीचर बना दिया, साला दर्पण का काम दे दिया, लेकिन पुस्तकालय के प्रति कोई रुचि हमारी नहीं रही है, क्योंकि इन लोगों ने हमें एक मास्टर बना दिया। फिर हम लोगों ने कोशिश करी और एक आदेश जारी करवाया, जिसके तहत बीकानेर निदेशालय और जिला शिक्षा अधिकारी ने, और आप लोगों को आपके जो है रूल्स उसमें भी आपको मिल जाएंगे कि पुस्तकालय अध्यक्ष में ही रहेगा, पुस्तकालय में ही रहेगा और वो पुस्तकालय का ही काम करेगा। अगर वो इच्छा से कोई टीचिंग क्लास लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन उसको थोपा नहीं जा सकता है, मतलब आपको विवश नहीं कर सकते हैं क्लास लेने के लिए। ये चीज़ें जो है ना आपको समझनी पड़ेगी, और आपका जो हक है आप खुद को लेना है, क्योंकि आपके सामने इस प्रकार की कई चीज़ें देखने को मिलेगी। कुछ लोग आपको साला दर्पण का काम भी देंगे, कुछ लोग आपको क्लास टीचर बनाएंगे, कुछ लोग अन्य वर्ग में लगाएंगे, कुछ लोग डाक में भी लगाएंगे, लेकिन जो आपका पुस्तकालय काम है सर्वोपरि वो है, उसके लिए नौकरी लगी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। विद्यालय का कार्य क्षेत्र यही है, और आप लोगों को अभी जाते हुए कुछ भी नहीं है, सभी आपको सेटअप करना है। आल बरे आपको सेटअप करिए, किताबें आपको मिलेगी, कुछ पढ़ी होगी, कुछ आपको लानी है, कुछ बजट सरकार देती है और सरकार के बजट में आप लोगों को किताबें लानी है, और आपकी आलमारी, आपका जो सेटअप है, आपकी पुस्तकें आपको ही सेटअप करनी है। इसके लिए आप सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, विद्यालय पुस्तकालय में जाने के बाद में आपको रिकॉर्ड संधारित करना है। रिकॉर्ड में कितनी पुस्तकें हैं उनको देखना है, कितनी गुम चुकी है उसकी रिकॉर्ड बनाना है, और ये संबंधित रिकॉर्ड बनाकर आपके जो प्रिंसिपल है उसको बताना है कि मुझे 200 किताब मिली है, 300 किताब मिली है, 200 किताब हमारी गुम गई, और साइन करा के वो चीज़ें आपको एंटर में लेनी है। उसके बाद में आपके पास होता है इशू रिटर्न आपके परिग्रहण पंजिका जो होती है, उसमें आप लोगों को स्टॉक रजिस्टर, जिसे आप कह रहे हैं स्टॉक रजिस्टर में आपको संपूर्ण संधारित करना है कि आपके पास कौन सी पुस्तक है, किस लेखक की है, कितने रुपए की आई है, इसका पब्लिशर क्या है और किस डेट को प्राप्त हुई है, इसका एक जो स्टॉक रजिस्टर में आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको इशू रजिस्टर बनाना है, इशू रिटर्न रजिस्टर बनाना है, एक टीचर्स का बनाना है, एक बच्चों का बनाना है। बच्चों वाले में जितने भी कई 15 या 16 कॉलम होंगे, और कई में 12 कॉलम भी आते हैं। उन कॉलमों में सबसे पहले आपको क्रमांक डालने हैं बच्चे का, उसके पहले क्रमांक डालने हैं, और एसएसएन नंबर जो परिगण पंजिका में आपने एसएसएन नंबर दिए हैं, वो एसएसएन नंबर डालने हैं। जो किताब के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 7 10 15 20, वो नंबर डालने हैं। उसके बाद में किताब का नाम डालना है, उसके लेखक का नाम डालना है, किस बच्चे ने लिया उसका नाम डालना है, कौन सी क्लास का है उसका नाम डालना है, और उससे साइन करवाने हैं। और आपको पता है कि ये जो प्रक्रिया, जो पुस्तकालय की जो प्रक्रिया है वो 7 दिन की है। 7 दिन बाद में उसको वापस रिटर्न करवाना है। तो आपको इस प्रकार से ये काम करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी यही प्रक्रिया होती है इस प्रकार के काम करने की। अब आपको ये जो है चीज़ें मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा किस प्रकार से काम करता है, और टीचर्स के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इस प्रकार से ये काम होगा। आप बच्चों को अपने जो पुस्तकालय में बैठा के पढ़ा सकते हैं, और चाहे तो आप उनको कहानियाँ पढ़ाएं, चाहे अखबार पढ़ाएं, और ये वो एक न्यूज़लेटर का जो न्यूज़ का भी आपके पास कोई एक रजिस्टर होगा, उसको बनाना है। ठीक है। अब आगे मुझे एक चीज़ ये पूछ रहे थे आप लोग कि कार्य क्षेत्र मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, और जो चीज़ थी मैंने आप लोगों को अभी कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर ये जो खाली सीट है वो हम कैसे देखें, जो हम रिक्त स्थान है विद्यालय कहाँ का खाली है, कौन कौन ज़िले में कौन कौन से विद्यालय हैं जो तृतीय ग्रेड श्रेणी पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए खाली है, उसके बारे में कहाँ से सूचना करें। तो दोस्तों इसके लिए मैं पूरी हेल्प करूँगा। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको लिस्ट भेज दूँगा संबंधित जिला की कौन कौन से स्कूल खाली है, तृतीय श्रेणी के जो पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हैं वहाँ खाली है क्या नहीं है। और अगर आप चाहें तो साला दर्पण से ये आप निकाल सकते हैं। आपका कोई भी जो संबंधित आसपास में कोई भी जो अध्यापक है, कर्मचारी है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उससे आप निकलवा सकते हैं कि जयपुर जिले में संबंधित जो पुस्तकालय अध्यक्ष की है पोस्ट कितनी खाली है और कौन कौन से विद्यालय में खाली है, वो आपसे वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। और दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि पुस्तकालय संघ राजस्थान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और इस संगठन के तले रहकर हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं और हमारे भाई बहनों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ाना भी चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पुस्तकालय संघ राजस्थान आप लोगों के लिए है। आप लोग इससे जुड़ें। हमारा ऐप भी है और उस ऐप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और आप लोग फेसबुक पे जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ से आप लिंक डाउनलोड करके आप इसकी सदस्यता ले सकते हैं।
और आप इससे जुड़ सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस जो गर्मी की छुट्टियाँ होगी, वो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, उसमें हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है, स्नेह मिलन समारोह है समस्त पुस्तकालय अध्यक्ष का। और शायद ये ऐतिहासिक इसलिए कह सकते हैं कि कई वर्षों में ही ये होने जा रहा है, कि पहले कभी हुआ नहीं है। विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्षों का कभी भी स्नेह मिलन समारोह नहीं हुआ है, और आप लोगों का सहयोग हुआ, और आप सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप लोग मिलकर हमें सहयोग करें तो ये प्रोग्राम सफल बना सकते हो आप लोग। हम लोग चाहते हैं कि सभी पुस्तकालय अध्यक्ष भाई बहन एक मंच पे आए और स्नेह मिलन समारोह का हिस्सा बने। इसके अंदर हम लोग करेंगे, जो अभी जो लोग आए हैं चयनित होकर, उनका सम्मान करेंगे। जो 2016 में लगे हैं उनसे आप लोगों को मिलाएंगे, और कुछ जो मिनिस्टर है उनको भी हम बुलाना चाहते हैं, और इस प्रोग्राम को एक ऐतिहासिक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोगों को आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप लोग हमें सहयोग करें तो पुस्तकालय के क्षेत्र में हम और आप मिलकर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। और दोस्तों, एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अभी तक पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड पे थर्ड ग्रेड की डीपीसी नहीं हुई है, 25 साल हो गए हैं। और इसमें पुस्तकालय संघ राजस्थान अब जुड़ रहा है, क्योंकि हमें तो 2 साल हुए हैं अभी नौकरी लगे हुए, और संगठन को भी 2 साल हुए हैं जो सरकारी रूप में आए हुए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग मिलें, तो ये जो 25 सालों का जो नासूर है वो ख़त्म हो जाए, और जल्द ही डीपीसी हो, तो आप लोगों को कम से कम 5 साल में आप लोग सेकंड ग्रेड बन सकते हो। नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी बैठे रहोगे, आप थर्ड ग्रेड से ही रिटायरमेंट हो जाओगे। जैसे आपके जो पुराने लोग थे वो रिटायरमेंट हो गए, उन लोगों को नासूर है, वो आज भी मुझे कॉल करते हैं और बताते हैं कि हम लोग आज इस नासूर को सहन कर रहे हैं, आप लोग मत करना, और हम लोग मिलकर ये नासूर ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोगों का सहयोग हमें ज़रूरी है, आप लोग सहयोग ज़रूर करें। और मैं इसलिए कहता हूँ कि पुस्तकालय वर्ग बहुत छोटा है, इसको तोड़ने का मोड़ने का काम नहीं करे, क्योंकि कुछ लोगों का एक ही काम था। अभी कुछ दिन पहले ये जो चल रहे थे सोशल मीडिया पर और इस प्रकार के तमाम मुझ पे कंट्रोवर्सी कर रहे थे, उन लोगों को तो जवाब मिल ही गया होगा कि हमारा जो काम करने का तरीका कैसा है, हम किस प्रकार के काम करते हैं। हम हल्ला नहीं करते हैं, हम किसी मिनिस्टर के चक्कर ऐसे काट के नहीं बताते हम वहाँ गए थे, हमें ये किया, हम वो कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं है, और जो काम करते हैं वो ठोक और बचा के करते हैं, और वो लोग याद भी करते हैं। और आप लोगों के दिल में इसलिए तो हैं कि आप लोगों के लिए काम किया है। और कोई सूचना होगी तो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा होगा आगे के लिए। सभी प्रकार की जो सूचनाएं मैंने आप लोगों को अवगत करा दी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर देख नहीं पाएंगे, इसलिए अगले वीडियो के लिए भी कुछ बचा के रखें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को धन्यवाद, आप मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे इतना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना कमल कनावरिया, पुस्तकालय संघ राजस्थान।